परागी की हाल ही में शेखर के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास बरखा, ससुर अनिल और देवर ध्रुव होता है। ऐसे ही एक रोज, अरे ये तो क्या कर रहा है ध्रुव बेटा, जरा ठीक से पैक करना इसे। देख बेटा, इस काम में मुझे कोई भी आनाकानी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ माँ, वो बच्चे से ही तो पैक कर रहा हूँ मैं। अब इससे ज्यादा और मैं क्या करूँ? अरे माँ जी, इन बक्सों में आप लोग ये क्या पैक कर रहे हो? अरे परागी बेटा, इसमें अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए तोहफे हैं, साथ में कपड़े और खाने के पदार्थ भी हैं। अब तेरी और शेखर की शादी हो गई है, तो मैं ये सब उसी खुशी में बांट रही हूँ। तेरे पापा जी और मैंने ये पहले ही तय किया था। वाह माँ जी, क्या बात है! ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। मैंने ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जो शादी के बाद बड़ी बड़ी पार्टीज रखते हैं और बेवजह की ट्रिप में पैसे उड़ाते रहते हैं, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो माँ जी। आप तो एकदम पुण्य का काम कर रही हो। सच में माँ जी, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया बहू। लाइए देवर जी, पैकिंग करने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आपको कहीं जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, अपनी सही समझा। ओए उल्लू के पट्टे, कहाँ भागने की फिराक में है? वो कहीं नहीं जाएगा। चुपचाप बैठ के काम कर, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और तू परागी, तू अपने देवर को ज्यादा लाड़ प्यार मत कर। थोड़ी सख्ती भी जरूरी होती है। अब तुम तो इसकी भाभी हो ना, और भाभी भी माँ समान होती है। परागी को अपना नया ससुराल बहुत अच्छा लगने लगता है और उनके पूरे मोहल्ले में उसके ससुराल वालों की अच्छाई के गुणगान गाए जाते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, माँ जी, ये पड़ोस की पूनम काकी इतना क्यों चिल्ला रही है? आखिर क्या हुआ है उनके घर पर? मुझे कुछ भी नहीं पता बहू, चल बाहर जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों बाहर आती हैं और तभी, नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। प्लीज मुझे काम से मत निकालो दीदी। अरे चुप रहे तू, तुझ जैसी गरीबों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जिस थाली में खाना खाते हो उसी में छेद भी करते हो। अरे नहीं मैडम, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे 2 दिन पहले पैसे मांगे थे, क्योंकि मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना था। लेकिन उसके लिए मैं आपके गहने थोड़ी ना चोरी करूंगी। अरे झूठ मत बोल, तूने ही चुराए हैं। और तेरे अलावा हमारे घर में रोज रोज और कोई नहीं आता, इसलिए अब ज्यादा शरीफ बनने का ढोंग मत कर और दफा हो जाए यहाँ से। चोरनी कहीं की, निकल जा, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब निकलती है या धक्के मारकर निकालो। फिर पूनम गायत्री को धक्का मार देती है और वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती है। और अब बेचारी गायत्री रोते हुए अपने घर चली जाती है। गायत्री, अरे गायत्री रुक तो। ये भगवान, बेचारी गायत्री। माँ जी, पूनम काकी ने गायत्री दीदी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आप तो कह रही थी कि गायत्री दीदी इस मोहल्ले में पिछले कई सालों से घर घर में जाकर काम करती हैं और हर कोई इनकी ईमानदारी और अच्छे काम की तारीफ भी करता है। तो फिर आज ये सब क्या हुआ माँ जी? अरे नालायक है वो पूनम, उसका किसी के साथ भी अच्छा नाता नहीं है और इसके गहने तो किसी और ने चुराए होंगे, लेकिन इल्जाम इस बेचारी गायत्री पर लगा रही है। फिर रात में खाने के समय बरखा ये सारी बातें अनिल और शेखर को बताती है। और तभी, बाप रे, पता नहीं ये पूनम कब सुधरेगी। तुम एक काम करो बरखा, कल के कल ही उस गायत्री को अपने घर पर बुलाओ और उसे 10,000 रुपए दे दो, ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। हाँ माँ, और आप उनसे कह देना कि अगर उन्हें और कुछ भी लगे तो हमसे आकर कह दिया करे। हाँ बेटा, मैं भी दिन भर यही सोच रही थी कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए।
कितने नेक विचार हैं आप लोगों के। वैसे ये बात तो हम जानते ही हैं कि चोरी गायत्री दीदी ने हरगिज नहीं की होगी। लेकिन अगर ये चोरी उन्होंने नहीं की तो पूनम काकी के घर में से गहने किसने चुराए होंगे? वही तो, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। फिर अगले दिन बरखा गायत्री को अपने घर पर बुलाती है और वो उसे पैसे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप और आपका परिवार सच में बहुत अच्छा है। अगर इस दुनिया के सभी लोग आपके जैसे बन जाए तो ये दुनिया रहने के लिए कितनी सुंदर जगह बन जाएगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है गायत्री, और हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। इंसान होने के नाते बस इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। और तुझे अगर आगे चलकर कोई भी मदद लगे तो तुम हमें बेझिझक होकर बोल सकती हो, ठीक है ना? जी जरूर। और मुझ पर इतना भरोसा करके मदद करने के लिए फिर एक बार आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब जब तू यहाँ पर आ ही गई है तो खाना खा कर जाना। अरे नहीं मैडम, रहने दीजिए ना। मैं कैसे का क्या मतलब है? अरे तू भी तो एक इंसान ही है ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे घर जाने में काफी देरी होगी। पता नहीं कब घर पहुंचेगी और उसके बाद तू खाना खाएगी। इसीलिए यहीं पर बैठकर खाना खा ले। और परागी बहू, हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर इसका भी खाना लगा दे। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ मैं। धन्यवाद मैडम। ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। फिर गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठकर बरखा और परागी के साथ खाना खाती है, जिस कारण उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक रोज, अरे माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है और तो और मीठे में वो चीज केक भी बनाया है। देखना, मालिनी आंटी को वो केक बहुत पसंद आएगा। क्या बात है बहू, चलो अच्छी बात है। वैसे माँ जी, मैंने मालिनी आंटी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में सबसे अमीर परिवार उनका ही है। कल जब मैं बाजार से आ रही थी तब मैंने उनके बंगले को बाहर से देखा। कितना बड़ा बंगला है उनका। हाँ बहू, सही कहा तूने। वो बहुत अमीर है, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं है। हर किसी के साथ अच्छा नाता है उसका, और मेरे साथ तो और भी अच्छा। और इसीलिए आज मैंने तुझसे इतना सब बनवाया है। तेरी और शेखर की शादी में मालिनी और उसका परिवार नहीं आ पाया क्योंकि वो सब लोग लंदन गए थे। और अब तो वो तुझे पहली बार देखेगी और साथ ही तेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी खाएगी। फिर थोड़ी ही देर बाद मालिनी वहां पर आती है। ये लो परागी बेटा, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हारे और शेखर के लिए ये वेडिंग गिफ्ट। बाप रे, इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स, इसमें क्या है आंटी? अरे अभी मत खोलना। जब शेखर शाम में आएगा तब दोनों मियाँ बीबी साथ में खोल देना और देखना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ओके आंटी, इस तोहफे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे परागी, तुम्हारे हाथ का बना ये चीज केक तो बहुत ही टेस्टी है। और तुम्हें पता है, मैं शहर की नंबर 1 केक शॉप से चीज केक मंगवाती हूँ, लेकिन तुमने तो उसे भी फेल कर दिया। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच आंटी। वैसे जब भी आपको ये चीज केक खाने का मन हो तब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है बेटा, मानना पड़ेगा बरखा बहन, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी बहू मिली है। और एक मेरी बहू है जिसे पैसे उड़ाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे पैसों से याद आया, हमारे मोहल्ले में आए दिन कितनी चोरियां बढ़ रही है। वो 2 से 3 दिनों पहले ही पूनम के घर में भी चोरी हुई है। 50 से 60 हजार के गहने चोरी हुए हैं उसके। और उसे तो उसकी नौकरानी गायत्री पर शक हुआ, इसीलिए उसने उसे काम से ही निकाल दिया। हाँ मालिनी बहन, जानती हूँ मैं, लेकिन गायत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर वो चोरी किसी चोर ने ही की होगी, और इन सब में गायत्री का कोई कसूर नहीं है। मुझे भी यही लगता है।
क्योंकि गायत्री को हम सब लोग कितने लंबे समय से जानते हैं। शुरू शुरू में 1 से 2 सालों तक उसने तो हमारे घर पर भी काम किया था। इसीलिए मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो एक बहुत ही ईमानदार औरत है। पूनम ने तो उसे बेवजह काम से निकाल दिया, सच में। इसीलिए मैंने ही उसे घर पर बुलाया और उसे 10,000 रुपए दे दिए ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया और मुझे तुम्हारे परिवार का यही स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। हाँ मालिनी, अरे इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। इसीलिए हमसे जितना हो सकता है वो हमें करना ही चाहिए। सही कहा तूने बरखा, हम भी घर पर सावधानी बरत रहे हैं, तो आप लोग भी बरतिए। रात में सारे खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करके ही सोया कीजिए। मुझे तो लगता है कि जो भी चोरियां कर रहा है वो एक व्यक्ति नहीं बल्कि उनकी कोई गैंग है। क्या कहा? हाँ बरखा, पुलिस अपनी तरफ से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे। ना जाने कब आते हैं और कब चोरी करके जाते हैं। हमारे घर में तो रसोई के पीछे एक दरवाजा है, तो हम तो बस वहीं पर ताला नहीं लगाते, लेकिन चोर वहां से आएगा ही नहीं। वो दरवाजा देखकर सबको यही लगता है कि वो बंद है, लेकिन वो दरवाजा तो हमेशा खुला ही होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर भी मालिनी बहन, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे तो अब दिन हो या रात हो, बस चिंता ही लगी रहती है। अरे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है, इसीलिए हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। इसे नकारात्मक विचार अपने दिमाग में तुम क्यों ला रही हो? अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। हाँ मालिनी, वो तो है। चलिए, अब मैं चलती हूँ। वैसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, आप लोग तो हमारे घर वालों की जैसे ही हो, तो इसमें न्योता देने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन बस बता दे रही हूँ। परसों मेरी और अभिनव के पापा की 50वीं सालगिरह है, तो उसी की पार्टी रखी है मैंने, तो तुम्हें उसमें सहपरिवार आना है। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? हम जरूर आएंगे। मालिनी के बंगले के बगल में ही पूनम का घर होता है, पर पूनम के खड़ूस स्वभाव के कारण उसे मोहल्ले में कोई भी नहीं पूछता। और तो और मालिनी ने भी उसे पार्टी के लिए न्योता नहीं दिया होता। फिर 2 दिनों के बाद मालिनी और उसकी बहू बबीता अपने घर के सामने कचरा देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो घर में फंक्शन है और ये बेवकूफ औरत, इसने तो हमारे बंगले के सामने ही इतना कचरा फेंक दिया। मम्मी जी, मुझे तो ये लगता है कि ये सब वो खड़ूस पूनम जानबूझकर कर रही है, क्योंकि हमने इसे पार्टी में आने के लिए इनविटेशन जो नहीं भेजा, इसलिए ये उसका बदला ले रही है। उन दोनों की बातें पूनम सुन लेती है और वो उन पर चिल्लाने लगती है। क्या कहा रे तूने? अरे तुम लोग खुद को अंबानी समझते हो क्या? बड़े आए मुझे नीचा दिखाने वाले। अरे मामूली से अमीर लोग हो तुम, इसीलिए ज्यादा मत उड़ो। और अगर तुम लोग मुझे अपनी फालतू की पार्टी में नहीं बुलाओगे तो मैं क्या कहीं मर नहीं जाऊंगी। देखिए पूनम आंटी, आप ना ठीक से बात करो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्यों रे बबीता की बच्ची, क्या कर लेगी तू? सब मुफ्त का बना बनाया पैसा मिल गया ना तुझे, लेकिन उसे उड़ाने के अलावा कुछ और आता भी है क्या तुझे? गधी कहीं की। बस कर पूनम, और खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में कुछ भी और कहा तो, अरे तुम्हें उसे बोलने का कोई हक नहीं है। और जो तुमने ये कचरा फैलाया है वो समेटो पहले और चुपचाप उसे डस्टबिन में फेंक कर आओ, वरना जैसे को तैसा करना हमें भी आता है। हाँ, मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर आधे घंटे के अंदर आपने ये कचरा नहीं उठाया तो हम इससे भी ज्यादा कचरा आपके दरवाजे पर फेंक देंगे, समझी कि नहीं? और हाँ, रात में मेरे घर पर पार्टी है, इसीलिए उसमें मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, इसीलिए उसमें कोई तमाशा मत करना। पूनम अकेली ही रहती है और वो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती है।
लेकिन अपने पति की मौत के बाद से वो सबके साथ गुस्से से ही पेश आती है और अब सबकी नजरों में उसकी छवि बस एक गुस्सैल और खड़ूस औरत की ही होती है। फिर पार्टी के समय मालिनी भाभी, धनराज भाई, सालगिरह के ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तोहफा हमारी तरफ से। धन्यवाद अनिल भाई। अरे आप लोग आए हमें अच्छा लगा, लेकिन पूरी पार्टी खत्म होने तक रहना। बरखा भाभी, अनिल भाई को जाने मत देना, क्योंकि आज तो पार्टी देर तक चलने वाली है। जी जरूर। सभी पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। तभी अचानक से शेखर बाहर चला जाता है और उसे देखकर परागी भी उसके पीछे चली जाती है। अरे ये शेखर तो घर जा रहा है, लेकिन इस वक्त क्यों जा रहा है वो? पता नहीं अब क्या रह गया घर में। ये भी ना, सच में पागल है। इसके पास तो घर की चाबी भी नहीं है, क्योंकि उसी ने मुझे चाबी दी थी। भुलक्कड़ कहीं का। लेकिन परागी ये देखकर हैरान होती है कि शेखर के पास घर की एक और चाबी है और वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है। फिर परागी भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और वो उसे दूर से ही देखती है कि शेखर किसी बैग में अपना कुछ सामान बांध रहा है। और ये क्या? ये शेखर ऐसे बीच पार्टी से निकलकर यहाँ आकर बैग क्यों भर रहा है? आखिर इसे कहाँ जाना है? इसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। रितु दीदी, आज विक्की कौशल की नई फिल्म रिलीज हुई है। चलो ना, साथ में देखने जाते हैं। और ये देखो, मैंने ऑनलाइन 2 टिकट्स भी बुक करके रखी है। 3 बजे का शो है। क्या? ना बाबा ना, मैं तेरे साथ कहीं नहीं चलूंगी, क्योंकि आज 3 बजे मेरी सहेलियों के साथ मुझे पार्टी में जाना है, इसीलिए मैं तो वहीं पर रहूंगी। पर दीदी, मैं थोड़ी ना रोज रोज कहीं बाहर जाती हूँ, और मैं अकेली वहां पर कैसे जाऊंगी? अब तो मैंने 2 टिकट्स भी बुक करके रख दी है। अरे बेवकूफ लड़की, बुक करने से पहले मुझसे पूछ लेती ना। और तू तो कितनी बोरिंग है। तेरे साथ कहीं भी जाने को तो मेरा मन ही नहीं करता। रितु की ये बातें सुनकर तन्वी अब उदास हो जाती है। उतने में वहां पर उन दोनों की माँ नंदिता आती है। ये सब क्या चल रहा है रितु? अरे थोड़ी तो लाज शर्म रख। तू तन्वी से 3 साल बड़ी है और एक बड़ी बहन होने के नाते तेरा यह फर्ज बनता है कि अपनी छोटी बहन को खुश रखे। लेकिन तू तो बस हर वक्त इस बेचारी को कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। अब रहने दो ना माँ, दीदी का प्लान तो पहले से बना हुआ है और वो अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हो तो उसे जाने दो। अरे क्या जाने दो इसे मैं? रोज तो ये अपनी सहेलियों में ही घुसी पड़ी रहती है। एक दिन अपनी सगी बहन के लिए नहीं दे सकती क्या? और ये बोरिंग बोरिंग इसको क्या बोलती रहती है तू? इसमें और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है, और ये तुझसे कई गुना ज्यादा अच्छी है। नालायक कहीं की। अब आपकी ये बकबक तो बंद होने से रही, इसीलिए यहाँ से मैं ही निकल लेती हूँ। देख रितु, तू ये जो कुछ भी कर रही है ना, बहुत गलत है। मन तो करता है कि तुझे झाड़ू से पीटकर तेरी अच्छे से सुटाई करूं। निर्लज्ज कहीं की। इतना कहने के बाद भी रितु अपनी माँ के सामने ही घर से बाहर निकल जाती है। अरे क्या माँ, आप भी दीदी को डांटकर अपना बीपी हाई क्यों करती हो? वैसे भी वो आपकी कोई बात भी नहीं सुनती। अब क्या कहूँ बेटा, दोनों को तो मैंने ही परवरिश दी है, लेकिन ना जाने कैसे एक एकदम अच्छी निकली और दूसरी एकदम बिगड़ेल निकली। इस लड़की ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, लेकिन एक ना एक दिन ये इन्हीं हरकतों की वजह से आगे जाकर बहुत पछताएगी। तन्वी का स्वभाव और पहनावा हर तरह से एकदम साधारण होता है, वही दूसरी तरफ रितु पूरी तरह मॉडर्न और बेबाक होती है। फिर एक दिन जब रितु एक ट्रिप से लौटती है, तभी अरे वाह, इतना सुंदर ड्रेस लाया है तूने तन्वी के लिए। ये तो उस पर बहुत जचेगा, है ना बेटा? हाँ माँ, मुझे भी ये ड्रेस बहुत पसंद आया।
शुक्रिया दीदी। ओह हेलो, ये ड्रेस मैंने तेरे लिए नहीं बल्कि अपनी बेस्टी कियारा के लिए लाया है। और तेरे लिए तो मैंने ये झुमके लाए हैं। क्या? अपनी सहेली के लिए इतना सुंदर ड्रेस और अपनी सगी बहन के लिए मामूली से झुमके? अरे ऐसे झुमके तो हमारे यहाँ के बाजार में भी मिल जाते हैं। अरे कितनी बेशर्म है तू, परायों को ही अपना मान बस, अपनों की तो तुझे कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे वो कोई पराई नहीं है माँ, वो तो मेरी बेस्टी है, इसलिए मैं उसके बारे में इतना तो सोचूंगी ही ना। और ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने तन्वी के लिए कुछ लाया ही नहीं। ये झुमके भी कितने सुंदर है। अब ये पुराने जमाने की लड़की है तो इसके लिए मैं और क्या लाती माँ। अरे वो भले ही पुराने जमाने की है लेकिन तुझसे ज्यादा गुणी है। लेकिन तू ठहरी एक नंबर की निर्लज लड़की। ये झुमके भी अपने पास ही रख, कोई जरूरत नहीं है इसे देने की। इसे भी जाकर अपनी बेस्टी को ही दे दे। अरे माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? दीदी ने ये झुमके मेरे लिए कितने प्यार से लाए हैं, प्लीज इसे ऐसा मत बोलिए। चुप रहे तू तन्वी, तू इसे नहीं जानती क्योंकि तू एकदम भोली है, लेकिन ये लड़की बहुत शातिर है। नंदिता की डांट सुनकर भी रितु को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो एकदम ढीठ बन चुकी थी। फिर एक रोज रितु मोहल्ले में हेडफोन्स लगाकर घूम रही होती है। ला 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 ला। अरे ओ लड़की, हट जा सामने से। वो बूढ़ा आदमी हॉर्न बजाता है लेकिन रितु हेडफोन के कारण सुन ही नहीं पाती और उसका ध्यान फोन में ही होता है। तभी गुस्से में आकर वो आदमी गाड़ी से उतरकर रितु पर चिल्लाने लगता है। ये नए जमाने के बच्चे भी ना, इनकी अकल तो घास चढ़ने गई है। रास्ते पे चलते समय फोन इस्तेमाल कर रही हो और कानों में ये हेडफोन लगाकर घूम रही हो। पागल वागल हो गई हो क्या? या फिर माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है तुम्हें? अरे तो आपको भी समझना चाहिए ना, इस छोटे से मोहल्ले को अपना रोड समझ के रखा है। पहले अपनी खुद की गलती देखो फिर भोको। देखो कैसे बदतमीजी कर रही है मेरे साथ, है कोई शर्म? अरे भगवान ना करे कल को अगर तुम्हारी इसी गलती के कारण तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या करोगे तुम? रास्ते पर चलते वक्त फोन इस्तेमाल करना गलत है। फोन अपने बैग में रखा करो ना। पढ़े लिखे होकर भी तुम लोगों में कोई अक्ल नहीं है। ना जाने ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। अरे ओ बुढ़े, बहुत बकवास कर ली तूने। सुनकर ले रही हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तू कुछ भी बोलता रहेगा। चल अब चलता बन। क्या कहा? मुझे उल्टा बोलेगी? रुको, अभी तुम्हारे माता पिता को जाकर बताता हूँ, बेशर्म कहीं की। हाँ हाँ जा, उन्हें भी बता दे, डरती नहीं हूं मैं किसी से। रितु उस बूढ़े आदमी के साथ बहस कर रही होती है कि उतने में वहां पर तन्वी आ जाती है। काका जी, मेरी दीदी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं दीदी को समझाऊंगी और वो दोबारा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। ए तन्वी, तू पागल हो गई है क्या? तू माफी क्यों मांग रही है? देखो, कुछ सीखो अपनी छोटी बहन से। अरे तुमसे उम्र में छोटी होने के बाद भी व्यवहार और संस्कारों में कितनी बड़ी है ये, समझा दो अपनी दीदी को। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। इस बुड्ढे की तो ऐसी की तैसी। और तन्वी, तू तो सच में बेवकूफ है। अरे क्या जरूरत थी उससे इतना सुनकर लेने की? तूने देखा ना वो मुझसे किस तरीके से बात कर रहा था। हाँ दीदी, वो तो है, लेकिन इसमें गलती आप ही की है ना। आपको चलते समय फोन और हेडफोन इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो तो एक बड़े की तरह आपको समझा रहे थे, लेकिन आपने ही उन्हें उल्टा जवाब दिया, जबकि आपको अपनी गलती स्वीकार कर उनसे माफी मांगनी चाहिए थी। अरे माफी मांगे मेरी जुत्ती, उसको तो मैं बाद में देख लूंगी और मैं अभी बाहर जा रही हूँ। लेकिन घर पर इस बारे में किसी को भी कुछ मत बताना, वरना माँ और पापा फिर से शुरू हो जाएंगे। लेकिन दीदी, इतनी रात हो चुकी है और ऐसे में आप कहाँ जा रही हो? चलिए घर पर चलते हैं। आपको अगर कहीं जाना है तो सुबह चली जाओ ना। देख तन्वी, मैं तेरी तरह फट्टू नहीं हूँ। मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी किसी भी वक्त जा सकती हूँ।
अब ज्यादा मेरी दादी अम्मा मत बन और जा यहाँ से। ठीक है दीदी। फिर तन्वी चुपचाप सर झुकाकर वहां से घर लौट आती है। वही रितु बाहर चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और रितु की बुरी हरकतें रुकने का नाम ही नहीं लेती। रितु, तन्वी, मैं बाहर जा रही हूँ। तब तक तुम दोनों अपने कमरों की सफाई करके रखो, त्योहार आने वाले हैं। और हाँ रितु, तुझे मैं लिस्ट दे रही हूँ, बाहर जाकर वो सामान लेकर आना। और मुझे कोई आनाकानी बिल्कुल नहीं चाहिए। वैसे भी तू जल्दी से कोई काम नहीं करती है। ठीक है माँ, कर दूंगी मैं। फिर नंदिता चली जाती है और तन्वी और रितु अपने कमरों की सफाई करने में जुट जाती है। तभी कितनी धूल मिट्टी है मेरे बेड के नीचे, और इतने दिनों से मैं इस गंदे बेड पर सो रही हूँ। बाप रे, अब मैं अकेले इस पूरे कमरे को कैसे साफ करूंगी। तभी रितु के खुराफाती दिमाग में एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं तन्वी को झूठ बोलकर बाहर जाऊं और सारा काम उसे ही करने के लिए कह दूं। हाँ, यही सही रहेगा। फिर रितु तन्वी के पास जाती है। अरे तन्वी, सुनना मेरी बहन, एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है और इस मुसीबत से अब तू ही मुझे बचा सकती है। मुसीबत? कैसी मुसीबत दीदी? वो मैंने एक जॉब के लिए अप्लाई किया था। हाँ तो वहां पर आज ही मुझे बुलाया है, लेकिन मेरे दिमाग से ही निकल गया। लेकिन अब मुझे याद आया है, अब आधे घंटे में मुझे वहां पर किसी भी हाल में पहुंचना होगा। और अगर मैंने ये मौका अपने हाथ से गवा दिया तो इतनी अच्छी जॉब मेरे हाथ से चली जाएगी। हे भगवान, अब क्या करोगे आप? हाँ ना तन्वी, और अब तो माँ ने मुझे इतना सारा काम भी दिया है करने के लिए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तू अगर मेरा काम कर देती है तो मैं इंटरव्यू के लिए आराम से जा सकती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। आप जाइए और एकदम अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। मैं यहाँ पर आपके हिस्से का सारा काम कर लूंगी। सच में तन्वी? हाँ दीदी, शुक्रिया मेरी बहन, तू दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। चल अब आती हूँ मैं। दीदी बस 1 मिनट। फिर तन्वी रसोई में से दही शक्कर लेकर आती है और वो रितु को खिला देती है। ऑल द बेस्ट दीदी। शुक्रिया बहन। रितु अब इंटरव्यू का झूठा बहाना देकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है और बेचारी तन्वी को उसके हिस्से का सारा काम करना पड़ता है। लेकिन बाहर गई हुई नंदिता दूर से रितु को अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देख लेती है। ये रितु यहाँ पर क्या कर रही है? इसे तो इस वक्त घर की सफाई करनी चाहिए, फिर ये अपनी सहेली के साथ यहाँ पर गोलगप्पे क्यों ठूस रही है? फिर घर पहुंचकर नंदिता ये देखकर हैरान होती है कि तन्वी ही रितु का सारा काम कर रही है। क्या कहा? इंटरव्यू? अरे वो तुझे उल्लू बनाकर गई है। वो कोई इंटरव्यू के लिए नहीं गई है। अभी अभी मैंने उसे अपनी सहेली के साथ गोलगप्पे खाते हुए देखा है। क्या? तन्वी भी अब हैरान रह जाती है। और थोड़ी ही देर बाद जब रितु घर आती है तभी नंदिता उसे खूब सुनाती है। अरे मेरा विश्वास करो माँ, मैं वहां पर गोलगप्पे खाने के लिए इंटरव्यू के बाद ही गई थी। झूठी मक्कार कही कि मुंह बंद कर अपना। अरे तूने तो कल कहा था कि जहां पर तेरा इंटरव्यू होने वाला है वो जगह हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है, तो तू यहाँ के पास की चौकी में क्या कर रही थी? पर माँ, देख रितु, तू अपनी बहन को पागल बना सकती है लेकिन अपनी माँ को नहीं। मैं तेरी रग रग से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। अपना काम निकलवाने के लिए बराबर मीठी मीठी बातें करती है तू, लेकिन बाकी के वक्त उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करती तू। अरे और कितनी कपटी हो सकती है तू? अरे माँ जाने दीजिए ना, दीदी का काम करने से मुझे कुछ नहीं होने वाला, उल्टा मुझे तो अच्छा ही लगता है। नहीं तन्वी, इसने झूठ बोलकर बहुत गलत किया है और अब से ये लड़की इस घर के आधे से ज्यादा काम करेगी और यही इसकी सजा है। आने दो पापा को काम से, उन्हें भी मैं अच्छी तरह से बताती हूँ कि इसकी करतूतें कितनी बढ़ गई है।
क्या? फिर रात को जब रितु के पापा मुकुंद घर पर आते हैं, तभी नंदिता उन्हें भी सब बता देती है, जिसके बाद अब घर के आधे से ज्यादा काम रितु को ही करने पड़ते हैं। फिर एक दिन मुकुंद और नंदिता को अचानक से गांव के लिए निकलना पड़ता है। तभी रितु अपनी सहेलियों को घर पर बुलाती है। अरे दीदी, ये सारी आपकी सहेलियां हैं? हाँ तन्वी, अब तुम जाओ और हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ, कुछ चटपटा सा बना देना। अरे रितु, तू तो कितनी मॉडर्न है, और तेरी ये बहन एकदम बहनजी टाइप से। ओ, ये इसकी बहन है? मुझे तो लगा कि ये कोई नौकरानी है। अरे कोई बात नहीं अंजू, तू वही समझ ले। फिर वो सभी लोग शराब पीने लगते हैं और बेचारी तन्वी से वो लोग किसी नौकरानी की तरह काम करवाते हैं। अरे दीदी, आप शराब का सेवन मत कीजिए, ये सही नहीं है। अरे चुप हो जा तू, बड़ी आई संस्कारी बनने वाली, अपने संस्कार अपने पास ही रख तू। पर दीदी, रितु तन्वी की एक नहीं सुनती और वो लोग पार्टी में गाने लगाकर नाचने लगते हैं। ये दीदी बहुत गलत कर रही है। अगर पड़ोस में किसी ने इसे देख लिया या फिर सुन लिया तो शामत ही आ जाएगी। उतने में वहां पर अचानक से मुकुंद और नंदिता आ जाते हैं और ये सारा तमाशा देखकर वो चौंक जाते हैं। माँ पापा, आप दोनों। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अरे आद्या बेटी, अभी तो खाना बनाना सीख ले। अरे तेरी अब शादी होने वाली है, ऐसे में तुझे अगर खाना बनाना नहीं आया तो तुझे काफी दिक्कत होगी अपने ससुराल में। ओफो माँ, सुबह हुई नहीं कि शुरू हो गई आप। अरे मैंने आपसे कई बार कहा है, मैं 4 से 5 दिनों में सीख जाऊंगी सब कुछ। अरे ओ अकल की अंधी, 4 से 5 दिनों में तेरे पिताजी ने सिखा था क्या खाना बनाने को? खाना बनाना है कोई 2 मिनट मैगी नूडल्स नहीं, जो पानी डाला, उबाला और बन गई मैगी। अरे माँ, मैं कह रही हूं ना, मैं सब कुछ सीख जाऊंगी। अभी आप मुझे टीवी देखने दो, और हाँ, थोड़ी देर में मेरे लिए सैंडविच बना देना, वो खाने का अभी मेरा बहुत मन कर रहा है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को सद्बुद्धि दे दे। सुमन आद्या को कई बार खाना सिखाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन हर बार आद्या उसे टालती ही रहती है। फिर एक दिन अचानक से आद्या को देखने के लिए जतिन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ आता है, और उस दिन खाना सुमन ने ही बनाया होता है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खाना बना है, तुमने इसे बनाया आद्या बेटा? हाँ आंटी जी, मैंने ही बनाया है ये खाना। बहुत खूब बेटा। अरे मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी, जो सुंदर और होनहार के साथ साथ अच्छा खाना भी बनाती हो। क्यों जतिन बेटा? हाँ माँ, वाकई में सारे पदार्थ काफी कमाल के बने हैं। शुक्रिया जतिन। शुक्रिया आंटी। सुमन बहन, हमारी तरफ से तो हाँ है। अब आप लोग बताइए। हमारी तरफ से भी हाँ ही है। आद्या और जतिन की जोड़ी खूब जचेगी। इस तरह दोनों का रिश्ता पक्का हो जाता है। और उनके जाने के बाद आद्या, तूने मालिनी बहन और जतिन को ये क्यों कहा कि वो खाना तूने बनाया है, जबकि सारा खाना तो मैंने बनाया है? अरे माँ, अगर मैं उन्हें बता देती कि खाना मैंने नहीं आपने बनाया है, तो वो लोग रिश्ता पक्का ही नहीं करते। साफ साफ दिख रहा था कि मालिनी आंटी कितने पुराने ख्यालों वाली है, और उन्हें तो बस खाना बनाने वाली बहू ही चाहिए। हे भगवान! और साथ ही मुझे जतिन जैसा लड़का कहीं और कैसे मिलेगा? इतनी ज्यादा सैलरी है और इतने अच्छे एरिया में बड़ा सा घर, ऊपर से वो कितना हैंडसम दिखता है, इसीलिए मैंने झूठ बोला माँ। अरे बेवकूफ लड़की, अब जब तेरी शादी हो जाएगी तब तू क्या करेगी?
ऐसे बनाएगी हूबहू मेरी तरह खाना। उस सब की चिंता आप मत करो माँ। 1000 बार कहा है मैंने आपको। मैं 1 हफ्ते के अंदर सीख जाऊंगी सब कुछ। यूट्यूब पे तो कितनी सारी रेसिपीज रहती है, वहीं पे देखकर मैं सब कुछ बना लूंगी। आद्या की बातें सुनकर सुमन अपना सिर पकड़ लेती है और कुछ ही दिनों में आद्या की शादी हो जाती है। फिर पहली रसोई की रस्म में वो यूट्यूब पे देखकर खाना बनाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी भगवान जी, ये मैं कहाँ फंस गई। इतनी घबराहट तो मुझे 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम में भी नहीं हुई थी, जितनी कि अभी इस पहली रसोई की रस्म में हो रही है। मैंने गैस तो ऑन कर दिया है, पर यह खाना अभी मुझसे बन ही नहीं रहा। जैसे तैसे आद्या एक पदार्थ बनाती है, लेकिन वो भी एकदम बेस्वाद बनता है। इसीलिए वो अपनी माँ को फोन करती है। अरे माँ, मैंने छोले बनाए हैं, लेकिन ये तो एकदम घटिया बने हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। 1 से 1.5 घंटे में माँ जी और जतिन आने वाले होंगे। अब मैं क्या करूँ माँ? हे भगवान, मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि खाना बनाना पहले ही सीख ले। अभी रुक जा, मैं वहां पर खाना लेकर आती हूँ। सब्जी, रोटी और चावल बनाया है मैंने। मीठे में भी कुछ बना कर लाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी से आ जाइए। फिर सुमन फटाफट डब्बों में खाना पैक करती है और वही खाना आद्या, मालिनी और जतिन को परोसती है। हा, अप्रतिम। ये ले बहू, तेरी पहली रसोई का नेक। अरे नहीं माँ जी, ये पैसे आप अपने पास ही रखिए। मुझे जब जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे पैसे मांग लूंगी ना। अरे आद्या, माँ दे रही है तो आशीर्वाद समझ कर रख लो ना। ठीक है जतिन, और धन्यवाद माँ जी। सदा सुहागन रहे और ऐसे ही हमें बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर खिलाती रहे। क्यों जतिन बेटा? हाँ माँ। और आद्या, सच में माँ भी इतना अच्छा खाना नहीं बनाती जितना कि तुम बनाती हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है बहू। ये बिल्कुल सच कह रहा है। ये दोनों तो माँ के हाथ के खाने के दीवाने हो चुके हैं। अब मैं आगे क्या करूंगी? कैसे टिकूंगी इस घर में? फिर आद्या बाद में ये सारी बातें अपने माँ को कॉल करके बताती है। अरे तुझे तो मैंने 1000 बार कहा था कि खाना बनाना सीख ले, लेकिन नहीं, तू खुद को बहुत होशियार समझती थी ना। अब देख कैसे तेरी होशियारी तुझ पर भारी पड़ रही है। डोबी कही की। अरे माँ, अब लेक्चर देने के बजाय मुझे इस मुसीबत का हल बताओ। क्या करूं मैं? मुझे अब खाना बनाना सीखना होगा, लेकिन तब तक आप रोजाना मुझे डब्बे लाकर दिया करोगी क्या? मैं चुपके से ले लूंगी और आपके हाथ का बना हुआ खाना ही दोनों को खिलाऊंगी। ठीक है बेटी, दे दूंगी, लेकिन तू जल्द से जल्द खाना बनाना सीख ले। अब तूने गलती कर दी है तो उसे अच्छी तरह से ठीक कर ले। हाँ माँ, पक्का। फिर सुमन रोजाना आद्या को चुपके से डब्बा देकर जाती है। वही आद्या रोजाना रसोई में जाकर खाना बनाना सीखती रहती है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं। हेलो माँ, आज 10वां दिन है, लेकिन अभी तक मैं अच्छे से खाना बनाना सीख नहीं पाई हूँ। अरे इसीलिए मैं तुझे समझाती थी कि खाना बनाना सीख जा। 4 से 5 दिनों में खाना बनाना सीखना मुमकिन ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूँ माँ? कब तक आप ये रोजाना मुझे डब्बा देकर जाओगी? कभी किसी दिन किसी ने आपको देख लिया तो? देख बेटी, अब इस मुश्किल से बाहर निकलने का तेरे पास एक ही रास्ता है। क्या माँ? सच्चाई का रास्ता। अपने पति और अपनी सास को जाकर सारा सच बता दे। क्या? अरे ये आप क्या बोल रही हो माँ? तो फिर अब और कितने पैंतरे आजमाएगी तू? इसे और कितने दिन छुपाने का इरादा है तेरा? देख बेटी, तुझे खाना बनाना सीखने के लिए बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए आज तुझे सच तो बोलना ही होगा और इसी में तेरी भलाई है। फिर ना चाहते हुए आद्या अपनी माँ की बात मानकर आखिरकार जतिन और मालिनी को ये सारी सच्चाई बता ही देती है।
कि उसे खाना बनाना नहीं आता और 10 दिनों तक उन्होंने सुमन के हाथ का खाना खाया है। क्या? इतना बड़ा झूठ? और इन सब में तेरी माँ भी शामिल थी? नहीं माँ जी, माँ तो हमेशा ही इन सब के खिलाफ थी। और तो और जब आप दोनों रिश्ता पक्का करके गए थे तब भी उन्होंने मुझे डांटा था कि आखिर मैंने झूठ क्यों बोला। और आज उनके कहने पर ही मैं आप दोनों को सच बता रही हूँ। मुझे कैसे भी करके इस घर की बहू बनना था, इसीलिए मैंने झूठ बोला माँ जी। देखो आद्या, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ की उम्र हो चुकी है और वो अब रसोई में जाकर घंटों तक खड़े रहकर खाना नहीं बना सकती। अरे तुम्हें तो शादी से पहले सारा खाना बनाना सीख लेना चाहिए था। और नहीं तो क्या, ये तूने अच्छा नहीं किया बहू। अरे तूने तो मुझे और मेरे बेटे को फंसाया है। लानत है तुझ पर, तुझे खाना बनाना नहीं आता। अरे जब एक बहू खाना ही नहीं बना सकती तो वो अपनी घर गृहस्थी को क्या खाक संभाल पाएगी क्या? हाँ? माफ करना माँ जी, लेकिन मैं खाना बनाना सीख ही रही हूँ रोजाना, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन मैं अच्छा खाना बनाना जरूर सीखूंगी। मेरे खाने का स्वाद भले ही थोड़ा ऊपर नीचे होता है, पर मैं खाना खाने लायक बनाती हूँ माँ जी। अरे अब तो चाह कर भी मैं तुझे अपने बेटे की जिंदगी से नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर मेरा बस चलता ना तो तुझे अभी इसी वक्त में घर से निकाल देती। कोई बात नहीं माँ, अब जो हुआ सो हुआ। मैं एक काम करता हूँ, खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रख लेता हूँ, वही बेहतर रहेगा। अरे नहीं नहीं, नौकरानी वगैरह रखने की कोई जरूरत नहीं है। फालतू में उसके पीछे खर्च क्यों कर रहे हो? एक काम करो, उतने ही पैसे तुम मुझे दे दिया करो। मैं कह रही हूँ ना, कुछ ही दिनों में मैं खाना बनाना सीख जाऊंगी। मुझ पर विश्वास रखो। लेकिन आद्या, रहने दे बेटा, जब ये कह रही है तो देख ही लेते हैं। लेकिन 1 महीना बीतने के बाद भी आद्या ठीक से खाना बनाना सीख ही नहीं पाती, और अब वही उसके हाथ का फीके स्वाद वाला खाना खा खाकर मालिनी और जतिन बहुत परेशान हो जाते हैं। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक इसने ठीक से खाना बनाना सीखा नहीं है। अरे ये कैसी बात कर रही हो माँ जी? मैं रोजाना इतनी मेहनत करके सीखती हूँ। अरे कुछ भी नहीं सीखती तुम आद्या, बस जाकर कुछ भी बनाकर चली आती हो। तुमने बस हमें दिलासा दिया है कि तुम एक ना एक दिन खाना बनाना सीखकर हमें स्वादिष्ट खाना दोगी, लेकिन वो सब तो तब होगा ना जब तुम सच्चे दिल से कुछ सीखोगी। ना जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने अपने जतिन का रिश्ता इस मनहूस लड़की के साथ पक्का किया। आद्या को उन दोनों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे अब पता था कि ये दोनों उसे चाहकर भी घर से नहीं निकाल पाएंगे। दूसरी तरफ जतिन के ऑफिस में प्रेरणा नाम की एक काली लड़की काम किया करती है। एक दिन ऐसे ही वो उसके टिफिन में लाया हुआ खाना खा लेता है और वो जतिन को बहुत पसंद आता है। ओहो, क्या खाना बना है यार, मजा ही आ गया। प्रेरणा, मुझे पता नहीं था कि तुम इतना बढ़िया खाना बनाती हो। शुक्रिया जतिन, खाओ ना और लो, शर्माओ मत। मैं सुबह सुबह भरपेट नाश्ता करके आई हूँ, इसीलिए मुझे अभी इतनी भूख भी नहीं है। शुक्रिया प्रेरणा। अब रोजाना जतिन प्रेरणा के टिफिन में से थोड़ा थोड़ा खाना खाता रहता है और इसी बहाने उन दोनों की दोस्ती और बढ़ जाती है। अरे मेरी बेबी तो बहुत ही बेस्वाद खाना बनाती है, इसीलिए मुझे घर पर कुछ भी खाने का मन ही नहीं करता। प्रेरणा, वैसे तुम्हें कोई एतराज ना हो तो क्या तुम मेरे लिए कल से अलग टिफिन लेकर आया करोगी क्या? मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर प्लीज यार मेरे लिए लाओ ना टिफिन। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना किसी अमृत से कम नहीं है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या जतिन? मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्तों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। तुम फिक्र मत करो,
कल से मैं तुम्हारे लिए एक और टिफिन लाया करूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रेरणा। चलो, मेरी खाने की चिंता तो मिट गई। फिर उस दिन के बाद से प्रेरणा अब रोजाना जतिन के लिए टिफिन लाया करती है और वो दोनों अपने लंच ब्रेक में एक साथ खाना खाकर खूब अच्छा समय बिताते हैं। फिर एक रात, अरे आद्या, आज क्या बनाया है तुमने खाने में? आज तो मैंने मटर पुलाव बनाया है जतिन, जो एकदम बुरे बने हैं। बिल्कुल भी मत खा इसे बेटा, वरना तेरी तबीयत भी खराब हो जाएगी। जिसे खाना है खाए और जिसे नहीं खाना वो ना खाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर आद्या वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद में अचानक से जतिन का फोन बजता है। प्रेरणा, ये कौन है? अरे किसका फोन है आद्या? इधर दिखाओ फोन। हेलो, हाँ प्रेरणा, बस आ रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर जतिन तैयार होकर चला जाता है। अब ये प्रेरणा कौन है? कुछ तो गड़बड़ है। इसका फोन आते ही जतिन का चेहरा एकदम चमक उठा था। मुझे इसका पीछा करना होगा, वरना मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। फिर आद्या जतिन का पीछा करती है और वो जतिन को प्रेरणा के घर पर जाते हुए देखती है। ये जतिन किसके घर में गया है? कौन है ये प्रेरणा? और क्या है इन दोनों का रिश्ता? मुझे खिड़की के पास जाकर देखना होगा। फिर आद्या खिड़की के पास जाती है और वो देखती है कि जतिन और प्रेरणा एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। और ये देखकर आद्या एकदम हैरान रह जाती है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।